नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। एक वक्त था जब ग्वालियर चंबल की पूरी सियासत महल के इर्द गिर्द ही संचालित होती थी। बीजेपी से निर्णय लेने का जिम्मा था राजमाता विजया राजे सिंधिया के पास और कांग्रेस का मसला तय करते थे श्रीमंत माधवराव सिंधिया। जो तय किया महल ने वो तय ही मान लिया जाता था। फिर दोनों के देवलोक गमन के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस का तय करने लगे। अब वो भी बीजेपी में आ गए। बीजेपी के पास उस इलाके में कई पावर सेंटर उस वक्त भी थे जो समय समय पर उस इलाके का एकाधिकार रखते थे। नरेंद्र सिंह तोमर, जयभान सिंह पवैया, प्रभात झा, नरोत्तम मिश्रा और सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी निर्णायक हो गए। इस बार के लोकसभा चुनाव में, बल्कि विधानसभा चुनाव के वक्त से ही कांग्रेस और बीजेपी दोनों के फोकस में प्रमुखता से एमपी का यह इलाका रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी सभी की नजरें यहां हैं। विधानसभा चुनाव में यहां की 34 सीटों में 19 में बीजेपी और 15 पर कांग्रेस विजयी रही है। ग्वालियर की 6 में से 3 सीटों पर कांग्रेस काबिज है। गुना की 4 में से 2 पर कांग्रेस है। दतिया, मुरैना, अशोकनगर, भिंड, श्योपुर, शिवपुरी सभी जगह कांग्रेस का प्रदर्शन ठीक ठीक ही रहा है। शायद यही वजह है कि दोनों प्रमुख दलों के यहां ज्यादा फोकस करने की जो जिद है या जुनून है, वो उसका कारण यही है। तो आज बात करेंगे इसी की कि बीजेपी के लिए प्लस क्या और कांग्रेस के लिए माइनस क्या रहेगा लोकसभा चुनाव में। एक तरह से बिना किसी बड़े नेता की अगुवाई के कांग्रेस ने यहां बीजेपी से मुकाबला कैसे किया, यह भी समझेंगे कि ना एनडीए से ना ही इंडिया गठबंधन से जुड़ने वाली मायावती की पार्टी बसपा इन चुनावों में क्या भूमिका निभाएगी इस इलाके में। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से और बीजेपी से किसे केयर ऑफ समझा जाएगा इस इलाके के लिए, बहुत तरह सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। यदि आप देश फतेह करने के लिए किसी भी दिशा से निकले हैं तो यकीनन आपके रास्ते में ग्वालियर चंबल का इलाका आएगा ही। पौराणिक काल से लेकर मुगल मराठों के काल तक इस क्षेत्र का महत्व विशेष रहा है। तय है कि लोकसभा चुनाव में भी होगा ही। बीजेपी यहां पूरा जोर तब भी लगा रही है जब इस इलाके में उसके पास न तो नेताओं की कमी है न ही कार्यकर्ताओं की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जब क्लस्टर की मीटिंग की तो यहीं की। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री आए तो वो भी इसी इलाके में आए। उन्होंने भी ब्राह्मण समाज के लोगों से भी संवाद किया और अपनी पार्टी के नेताओं से भी संवाद किया। सीना चौड़ा करके कही है 2014 के बाद एक भी किसी प्रकार का घोटाला हुआ तो बताइए। अगर किसी ने घोटाला किया है तो मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अगर खाया है तो उसको भी निकाल दूंगा। ये 2024 का चुनाव इस देश को बदलने वाला चुनाव है। इस 2024 का चुनाव भारत को एक मुकुट बनाने वाला दुनिया में है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सारी दुनिया आपकी तरफ देख रही है, भारत की तरफ देख रही है, भारत के नागरिकों की तरफ देख रही है। इस मां भारती को 21वीं सदी का भारत बनाइए और दुनिया में सिरमौर बनाने का काम करिए। जब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे तब तक ये इलाका कांग्रेस का गढ़ समझा जाता था। उनके बीजेपी में जाने के बाद यहाँ कांग्रेस के लिए नेताओं के लिहाज से सूखा ही है। दिग्विजय सिंह जरूर अपने बेटे जयवर्धन सिंह को यहाँ की सियासी बल्दियत देना चाह रहे हैं, लेकिन वैसी स्वीकारता अभी तक उस इलाके से नहीं आ पाई है जैसी वांछित होना चाहिए। कांग्रेस को उस वैक्यूम को भरने की बेचैनी है जो सिंधिया के जाने से खाली हुआ। यही कारण है कि विधानसभा चुनाव के समय भी प्रियंका गांधी ने यहाँ रैली की थी और अभी राहुल गांधी की न्याय यात्रा भी यहाँ आएगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी यहाँ अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं। रानी लक्ष्मीबाई की इस नगरी में उनका स्वागत सत्कार अभूतपूर्व होगा। ये कार्यकर्ताओं का उत्साह, आम पब्लिक का उत्साह और हमारे जर्नलिज्म से जुड़े हुए परिवार वालों का उत्साह बताता है। हम सब मिलकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अभूतपूर्व ऐतिहासिक क्षण बनाए। एक दौर में इस इलाके की राजनीति महल से ही संचालित होती थी। राजमाता विजया राजे सिंधिया बीजेपी का निर्णय करती थी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता श्रीमंत माधवराव सिंधिया कांग्रेस के लिए फैसले लेते थे। बीजेपी के पास अभी भी नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरोत्तम मिश्रा, जयभान सिंह पवैया, प्रभात झा सरीके कई नेता यहाँ हैं। इस इलाके में सीटें भी 4 हैं जो बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV।
तो उन मेहमानों का मैं आपसे परिचय करा दूं जिनके साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ है संगीता शर्मा, कांग्रेस की विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है संगीता जी का। दूसरे मेहमान है डॉक्टर प्रेम व्यास, ये बीजेपी के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। डॉक्टर व्यास का भी स्वागत। और तीसरे मेहमान है सरमन नगेले, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। सरमन जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत पहले कर लेते हैं डॉक्टर व्यास से। डॉक्टर व्यास, ग्वालियर चंबल में इतना फोकस करने की वजह क्या बीजेपी की? देखिए प्रवीण जी, नमस्कार आपको भी और सभी पैनलिस्ट को भी। दूसरा, जो हमारा जो ध्येय होता है वो सभी सीटों के लिए होता है। हम कभी भी एक सीट के लिए नहीं सोचते। हमारी अगर 29 सीटें हम पूर्व में, उसमें से 28 सीटें जीत दर्ज करी थी और हमारा वोट प्रतिशत लगभग 58% के बाद से ज्यादा था। उसके बावजूद हम हर सीट पे प्रयास करते हैं, हर सीट पे संगठन अपनी पैनी दृष्टि रखता है। हर सीट पर हमने गांव चलो अभियान चलाया, हर सीट पर भारत विकसित संकल्प यात्रा को हम लेके गए और जो अछूते लोग थे उनको भी उससे जोड़ने का कार्य करा। एक सप्लीमेंट्री ले लीजिए डॉक्टर व्यास, एक सप्लीमेंट्री मेरा ले लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि जो आपके चाणक्य कहे जाते हैं, सबसे बड़े रणनीतिकार कहे जाते हैं, अमित शाह जी, केंद्रीय गृह मंत्री, उन्होंने हर जगह क्लस्टर मीटिंग नहीं की। बीजेपी हर सीट पे फोकस करती है, इससे सहमत हूं। क्लस्टर की मीटिंग और ये सब उन्होंने हर जगह जाके नहीं की, ग्वालियर ही में की उन्होंने। देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि संयुक्त रूप से अगर मानेंगे तो 58% वोट प्रतिशत हमारा पूरी मध्य प्रदेश में था और वहीं लगभग 28 सीटें हमने जीती थी। निश्चित रूप से संगठनात्मक संरचनाएं होती है जहां पर पहले कहीं और बैठकें होती है, उसके बाद बैठकों का दौर किसी और क्षेत्र में होता है। तो निश्चित रूप से आप पूर्व के विधानसभा चुनाव देखेंगे, उसमें भी यही रणनीति थी हमारी, और उसके पूर्व में जब लोकसभा चुनाव था तब भी हमारी रणनीति है। ठीक है, जवाब लेते हैं संगीता जी। संगीता जी, आपका फोकस ग्वालियर चंबल में ज्यादा होने की वजह क्या? ग्वालियर चंबल में हमारा फोकस है। इसके अलावा भी हमारा मालवा, निबाड़, विंध्य सब जगह पर हमारा फोकस है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों में जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है और तब से हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से सांसदों से ये कहा जाता था कि एक एक गांव गोद ले और गोद लेने के बाद उस पर क्या किया गया है उसका हिसाब किताब दें, परंतु एक भी सांसद ने कोई सही रिपोर्ट नहीं दी है और सभी उस रिपोर्ट पर फेल हुए हैं। तो ये जो चुनाव है, आम चुनाव है, इसमें अलग तरीके के मुद्दे होते हैं, अलग तरीके के जो वचन पत्र होता है वो अलग तरीके का बनता है। तो आज देश और दुनिया जो देख रही है वो नरेंद्र मोदी जी को देख रही है, और नरेंद्र मोदी जी को इसलिए भी देख रही है क्योंकि युवा सड़कों पर है प्रवीण जी। और सड़कों पर आप यूपी के अंदर देख लीजिए, हर जगह पर या तो पेपर लीक होते हैं या भ्रष्टाचार घोटाला हो जाता है उनकी परीक्षाओं में। महिलाएं असुरक्षित है। मध्य प्रदेश सहित देश में 193 देशों में एक सर्वे हुआ है, उस सर्वे के आधार पर भारत नंबर 1 पर आया है। यहाँ पर महिलाएं असुरक्षित है। इसके अलावा अगर हम देखें तो किसान आज सड़कों पर है। किसान बार बार अपनी एमएसपी की मांग कर रहा है, पर मोदी जी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसी तरीके से जितनी उन्होंने घोषणाएं की थी कि मैं 15-15 लाख दूंगा, 2 करोड़ रोजगार दूंगा, इस तरीके के जितने भी वादे किए थे वो वादे आज तक पूरे नहीं किए 10 सालों में। परंतु पूरे देश की यात्राएं अलग अलग परिधानों में प्रधानमंत्री जी ने जरूर कर ली है। उसके लिए हम ये नहीं कहेंगे, परंतु ये उनका शौक है जो हर दिन में 4 से 5 ड्रेसेस बदलते हैं। पर युवाओं की, किसानों की और महिलाओं पर तीसरे मेहमान को इनका लेता आऊंगा, बहुत वक्त है अभी तो। शर्मा जी, आप कैसे देखते हैं दोनों का फोकस, जो ज्यादा फोकस है, दोनों यहाँ कबूल नहीं रहे कि भाई उनका फोकस ज्यादा वहां है, ये दिख रहा है ज्यादा। बड़े नेता अगर वहां से, दोनों पार्टी के बड़े नेता विधानसभा में भी वहीं उन्होंने फोकस किया, अभी भी वहां फोकस कर रहे हैं, आप क्या वजह मानते हैं? देखिए माननीय प्रवीण जी, ग्वालियर चंबल संभाग का जो महत्व है वो मध्य प्रदेश के गठन के पहले से और गठन के बाद से लगातार है। वहाँ के नेताओं का भी वर्चस्व न केवल मध्य प्रदेश की राजनीति में बल्कि देश की राजनीति में भी रहा है। चाहे बात करें अपन माधवराव सिंधिया की करें, अटल बिहारी वाजपेयी की करें, तो ग्वालियर का महत्व है। इस समय नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण ग्वालियर का महत्व है। और जहां तक वहां दोनों राजनीतिक दलों का वहां फोकस का जो विषय है, तो देखिए फोकस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जब सिंधिया जी कांग्रेस में थे तो कांग्रेस ने 34 में से 26 सीट ग्वालियर चंबल संभाग से जीती थी। लेकिन अभी के जो चुनाव में जो नतीजे आए हैं, सिंधिया जी के बीजेपी में आने से बीजेपी को कोई उतना ज्यादा लाभ नहीं हुआ जितना पहले बीजेपी जीतती थी 13 के चुनाव में और उसके पहले के चुनाव में और 8 के चुनाव में और बाद के चुनाव में कम भी हुआ उनकी सीट्स, तो उतना नाप तो नहीं हुआ।
कांग्रेस का वो एक तरह से गढ़ माना जाता रहा है और कांग्रेस वहां मेहनत भी करती है। लेकिन जो माननीय अमित शाह जी आए हैं या जो राहुल गांधी जी की यात्रा का तो चूंकि वो रूट है, चूंकि वो उत्तर प्रदेश से एंटर करेंगे तो वो रूट आ रहा है उनका दतिया, ग्वालियर और शिवपुरी, गुना, राजगढ़ होते हुए वो उज्जैन की तरफ जाएंगे। तो ये तो कांग्रेस की बात थी। और जहां तक माननीय अमित शाह जी का विषय है तो अमित शाह जी ग्वालियर कई कारणों से आते हैं। एक तो सिंधिया जी का जो रुतबा है पार्टी में, क्योंकि उनने दल बदल करके बीजेपी की सरकार बनवाई थी। हालांकि इस बार तो और ज्यादा बहुमत से सरकार बीजेपी की बनी, 163 उनके उम्मीदवार जीते। तो सिंधिया जी का एक वजूद या उनका रुतबा दिखाने के लिए, और दूसरा ग्वालियर जो है ना संघ का गढ़ भी रहा है। आप देखिए कि विजयराजे सिंधिया हो या बाकी नेता रहे हो, आप शीतला सहाय देखिएगा, आप अभी जितने भी नेता है, तो ग्वालियर चूंकि एक गढ़ रहा है बीजेपी का, तो उस लिहाज से भोपाल और ग्वालियर ये दो ऐसे संभाग हैं जो बीजेपी के गढ़ रहे हैं और प्रयोगशाला रहे हैं। तो इसके कारण जो है ना अमित शाह जी भी गए, और फोकस तो है जीतने का, क्योंकि कांग्रेस की जमीन वहां मजबूत है, तो कांग्रेस की जमीन को कमजोर करने ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। डॉक्टर व्यास को इन कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो बात कह रहे हैं शर्मन नगेले जी, मैं भी उनसे कुछ हद तक सहमत हूं कि अगर 163 टाइप का एक बड़ा फिगर, पहाड़ जैसा जनमत आप लाते हो, और उसके बाद भी ग्वालियर चंबल में, तब जब कांग्रेस के पास ऐसा कोई लीडर नहीं है जितनी फौज आपके पास है, पावर हाउस है आपका पूरा, उसके बावजूद अगर वो ठीक ठीक परफॉर्म कर लेते हैं, तो चिंता क्या इसी वजह से आपके लिए मन में ज्यादा है? ये निश्चित रूप से मैं नगेले जी की बात को कहीं भी नहीं नकारूंगा, लेकिन हमारी एक संगठनात्मक रचना होती है। संरचना के तहत हम हर सीट, हर गांव, हर बूथ तक पहुंचने का कार्य करते हैं। आप देखिए पिछली बार हमने जो बूथ मैनेजमेंट किया था कि हम बूथ में कैसे वोट प्रतिशत बढ़ाएं। आप देखेंगे अगर 2014 का लोकसभा का चुनाव था तो लगभग 50% वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का था, और जब 2019 का चुनाव आया तो हम लगभग 58% तक पहुंचे। मतलब निश्चित रूप से जो संगठनात्मक रचनाएं होती है और सभी इकाई और सभी विधानसभा और सभी लोकसभा क्षेत्रों के लिए होती है, सिर्फ एक लोकसभा क्षेत्रों के लिए नहीं होती। और उसका ही मिला जुला जो प्रतिरूप दिखता है वो वोट परसेंटेज के रूप में दिखता है। हम निश्चिंतता के रूप से आगे बढ़ रहे हैं, वही कांग्रेस निश्चिंतता के रूप से पीछे हट रही है। आप देखिए उस समय 35% था 2014 में, और उसके बाद 2019 का जब चुनाव हुआ तो थोड़ा और घट के, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस समय जो हमने अभी गांव चलो अभियान और जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जो लोग आज ऐसी सरकार है जो घर जाकर हर व्यक्ति को लाभ से जोड़ रही है। मतलब अगर आप लाभ से वंचित है कहीं भी, तो हम आपके घर आ रहे हैं और आपको लाभ से जोड़ रहे हैं। तो पूर्ववर्ती सरकारों और अभी की सरकारों में जो आमूलचूल परिवर्तन हुआ है वो एक सकारात्मकता का प्रतीक है, और वही नकारात्मकता का प्रतीक क्या है? आप बात पूरी कर लीजिए जल्दी से, फिर संगीता के पास जाएंगे। हाँ, नकारात्मकता बता दीजिए। नकारात्मकता का प्रतीक है कि नेतृत्व, नीति और संगठन, इन तीनों चीजों में कांग्रेस हमसे पीछे। अगर नेतृत्व की बात करेंगे तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कार्य करा, नीति की बात करेंगे तो जिस तरह से अमित शाह, एक बार संगीता जी को इन कर लेते हैं, मोटी बात आपकी ले ली। संगीता, ये बड़ा मतलब गौर करने वाली बात है कि भाई आपके यहाँ अभी तक जो हमने देखा है कांग्रेस को ठीक ठीक, वो इलाकाई जो है वो वल्दियत होती है लोगों के पास, सियासी वल्दियत की बात कर रहा हूं कि भाई महाकौशल तो कमलनाथ जी के पास, ग्वालियर चंबल पहले जब सिंधिया जी आपके साथ थे सिंधिया जी के पास, यहाँ मालवा निमाड़ तो अरुण यादव जी के पास, कांतिलाल जी के पास, मध्य भारत वाला हिस्सा तो दिग्विजय सिंह जी के पास, सुरेश पचौरी जी के पास। अभी आपके पास कोई है नहीं ग्वालियर चंबल में उस तरह का जो जिसके पास सियासी वल्दियत हो, फिर भी ठीक परफॉर्म कैसे कर लिया कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में? पार्टी जीती या नेता? ताकत है कि हर क्षेत्र में हमारे पास एक बड़ा लीडर है, और एक लीडर ही हमारे लिए काफी है। अभी आप देखेंगे कि सिंधिया जी के जाने के बाद पार्टी को नुकसान नहीं हुआ। हम 57 सालों बाद महापौर जीते वहां पर। हम पिछली बार हम विधायक की सीटें भी जीते थे। तो इस तरीके से सिंधिया जी के जाने के बाद नुकसान नहीं हुआ, और हर क्षेत्र में हमारे पास एक लीडर है। जहां तक हम बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो अभी 4 लीडर के नाम बताए थे आपने, नरेंद्र तोमर जी, नरोत्तम मिश्रा जी, सिंधिया जी,
तो ये चारों ही आपस में एक नहीं है, तो इसका नुकसान तो भारतीय जनता पार्टी को होना है। और यदि ईडी, आईटी, सीबीआई यदि नरेंद्र सिंह तोमर जी के यहाँ पहुंचते तो मुझे लगता है कि आज स्थिति ग्वालियर की और कुछ होती, परंतु पहुंचेगी नहीं, क्योंकि देश के हर व्यक्ति के पास पहुंचती है, परंतु भाजपा नेताओं के पास नहीं पहुंचती, क्योंकि भाजपा नेता वॉशिंग मशीन के धुले हुए होते हैं। और यदि कोई और जिसके ऊपर इस तरीके के लगाए जाते हैं, आईटी, सीबीआई लगाया जाता है, और यदि वो भी भाजपा में चले जाए तो वो भी पवित्र हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो ग्वालियर चंबल संभाग में आज वहां की जनता चाहती है कि जिस तरीके से 100-200 करोड़ रुपए की बात हो रही थी, डीलिंग हो रही थी, उस पर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, तो ये जनता सब देखती है और चुनावों में ही जवाब देती है। तो ग्वालियर चंबल में इस बार फिर से इनको हार का सामना करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। और जिस तरीके से इनका परफॉर्मेंस रहा है भाजपा के सांसदों का, क्यों इन्हें इतने सारे टिकट काटने पड़ रहे हैं, 23 से 25 के लगभग टिकट इनको बदलने पड़ रहे हैं, तो ये इनका परफॉर्मेंस था और रिपोर्ट कार्ड इनका गलत आया था, तभी नरेंद्र मोदी जी को इनको बदलना पड़ रहा है, ये मुख्य बात है। ठीक है, एक बार इन कर लेते हैं शर्मा जी को। शर्मा जी, दोनों पार्टियों के लिहाज से हम उसी पर आ जाते हैं जो मैंने दोनों से पूछा, आपके पास थोड़ा और विस्तारित तरीके से लेके आ रहा हूं कि सियासी वल्दियत बीजेपी में से किसके पास रहेगी उस इलाके की, और कांग्रेस में से किसके पास रहेगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भाई दिग्विजय सिंह जी अपने बेटे को वहां पर ज्यादा एक्टिव करा रहे हैं। तो सियासी वल्दियत उस इलाके की, मतलब केयर ऑफ कौन रहेगा, जीतने और हारने का जिम्मेदार उस इलाके में? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर और कुछ मामलों में प्रभा झा का भी वहां पर अपना है, और नरोत्तम मिश्रा। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में देखो, हाँ पवैया जी, अब हाँ, आपकी बात से सहमत हूँ, पवैया जी भी ले सकते हैं। राम मंदिर वाले मसले के बाद तो जहां तक सुर्खियों में है ही। हाँ, बात पूरी करिए प्लीज। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। और जहां तक कांग्रेस की बात है तो देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी राज्यसभा सदस्य के रूप में भेजे गए हैं अशोक सिंह यादव। वो ग्वालियर से आते, उनके पिताजी भी वहां विधायक थे, तो एक तो वो उनके पास चेहरा है, उनकी जवाबदारी निश्चित, क्योंकि राज्यसभा में भेजा ना आपको, एक तो ये। दूसरा जो आपने दिग्विजय सिंह के पुत्र का बताया, हालांकि दिग्विजय सिंह के पुत्र जो है ना, जो एआईसीसी ने जो क्लस्टर की एक कमेटी बनाई है स्क्रीनिंग के लिए, टिकट देने के लिए, तो पांच जो क्लस्टर, उनमें से एक क्लस्टर है उसके 11 राज्य जाते हैं, उसके वो मेंबर हैं। तो वो मध्य प्रदेश में कितना समय देंगे, क्योंकि उनको वहां भी 11 राज्यों में घूमना, उनको पश्चिम बंगाल जाना, असम जाना, उनको बिहार जाना है। मध्य प्रदेश की कोई चिंता नहीं है दिग्विजय सिंह को और उनके बेटे को। अब मैं आता हूं, इसके अलावा डॉक्टर गोविंद सिंह है, और इसके अलावा ये अभी साथ में अभी एक नए जो सदस्य भारतीय जनता पार्टी से छोड़कर कांग्रेस में आए हैं, सतीश सिकरवार, उनकी पत्नी महापौर हैं और वो विधायक है, तो वो भी कुछ हद तक वहां पर जिम्मेदारी अपनी लेंगे और लेना चाहिए। अब देखिए, मेरा यहाँ ये कहना है कि ये जिम्मेदारी या जो हार जीत का विषय है वो अपनी जगह है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में मैं दो चीजें कहूंगा। और कांग्रेस के, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता या जो कार्यकर्ता हैं, वो जिद, जज्बा और जुनून के साथ चुनाव मैदान में आते हैं। और वो इसलिए आते हैं, उनकी एक जो प्लेयर होता है ना, कि वो डिस्ट्रिक्ट का मैच हो, स्टेट का हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, सारे मैच जीतने की उनकी अपनी वो ललक रहती है और उनकी मेहनत भी करते हैं वो। लेकिन कांग्रेस पार्टी में ऐसा देखने में नहीं आता है। जीतने की इच्छा तो रखते हैं वो, लेकिन उनके पास में वो जो जिद होना चाहिए ना, वो उस तरह की जिद नहीं कर पाते। मन में लालसा तो रहती है कि हम चुनाव जीत जाए, सरकार हमारी बन जाए, जैसा कि 2023 के नवंबर के चुनाव में बनने की अभिलाषा, महत्वाकांक्षा, मुख्यमंत्री बनने के अपने जो सपने थे वो सबने संजो के रखे थे, लेकिन किसी के पूरा नहीं हो पाए, क्योंकि उन्होंने ग्राउंड पर उतना काम नहीं किया और बीजेपी ने काम किया। एक और मैं कहूंगा कि जो टिकट कटने की बात आ रही है, वो ठीक है, कोई भी दल करे। मेरा ऐसा मानना है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ब्रांड जो है ना, इस समय देश में चल रहा है, 3 राज्यों में चुनाव उनके जीते हैं, इसके पहले भी। तो ब्रांड मोदी जो है ना, बिकेगा या नहीं बिकेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अब यदि बिक रहा होता तो फिर आपको दूसरे दलों को अपने दल में शामिल नहीं करना होता। लेकिन अब बिकेगा कि नहीं, ये मई 2024 में मालूम पड़ेगा कि किसके पक्ष में मतदान होता है। ठीक है, एक बार डॉक्टर व्यास को फिर से इन करते हैं। डॉक्टर व्यास, जो शरमन नगेले जी का आकलन है, मैं एक बार फिर से उनसे अपना इत्तेफाक रखता हूं कि उतनी तरह आक्रामकता प्रचार में कांग्रेस के दिखती नहीं है। इसके बावजूद, आज चूंकि हमारी एक इलाके विशेष को लेकर फोकस है हमारी डिबेट, तो उसी इलाके विशेष पे करता हूं। उसके बावजूद 15 सीटें मार देती है, ग्वालियर से 3 मार देती, 6 में से 3।
तो आपको नहीं लगता कि ये ज्यादा चैलेंजिंग है आप लोगों के लिए? आप लोगों की मेहनत ज्यादा होती है, आपकी आक्रामकता ज्यादा होती है, फिर भी निकाल लेते हैं लोग? जी निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन सकारात्मकता क्या होती है? आप अगर कोई सीट हारते हो लेकिन वहां पर आप अपना वोट परसेंटेज बढ़ाते हो, मतलब आपका वहां के जनता के साथ में सीधे संवाद। और उसके बाद में विधानसभा चुनाव के पूर्व में लोकसभा चुनाव 2018 का, उसमें वोट परसेंटेज हमारा सुधरा। उसके बाद अभी के चुनाव में वोट परसेंटेज सुधरा। तो निश्चित रूप से कुछ मुद्दे क्षेत्रीय होते हैं, उन क्षेत्रीय मुद्दों को भी सॉल्व करने का कार्य किया है। आप देखेंगे कि अगर 4 करोड़ घर बने हैं तो वो संपूर्ण मध्य प्रदेश में उसका लाभ मिला है। अगर 11 करोड़ शौचालय बने हैं तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में उसका लाभ मिला है, और लाभ उन इलाकों में भी मिला है जो आज तक उन लाभों से वंचित थे। 2003 के पूर्व की बात करेंगे तो डकैत हुआ करते थे। 2006 में शिवराज सिंह जी चौहान जब आए थे, सबसे पहला स्टेटमेंट उनका था कि हम मध्य प्रदेश को डकैत मुक्त करेंगे। और चंबल की घाटी से उसके बाद में जो क्लीनिंग चालू हुई थी, उसका प्रचार है कि आज हर घर जल वहां पे पहुंच रहा है, आज इन्वेस्टर्स वहां पे आ रहे हैं। तो जनता के मध्य में हम अपना विश्वास जो वहां पर था प्रदर्शित कर रहे हैं, वही कांग्रेस अपना विश्वास खोती जा रही है। ठीक है, इन करते हैं संगीता जी को। संगीता जी, ब्रांड मोदी है जैसे, ठीक है विधानसभा में आप ठीक परफॉर्म आपने पिछली बार भी किया था, और लोकसभा जब आती है तो लोग तुलना करते हैं भाई लीडर यहां कौन यहां कौन। तो जैसे ही मोदी बनाम राहुल होता है मामला, तो इनके पक्ष में चला जाता है। अभी मैं मोदी जी पर तो बिल्कुल नहीं जाना चाहूंगी। मैं ये बताना चाहती प्रवीण जी कि हमारे जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं ग्वालियर चंबल संभाग के, वो सारे कार्यकर्ता बहुत सक्रिय हैं। अभी आपने देखा होगा जीतू पटवारी जी हमारे अध्यक्ष वहां पर पहुंचे थे, किस तरीके से सारे कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे थे और उनसे स्वागत के साथ उनसे मीटिंग भी हुई थी। तो आपने देखा होगा कि हमारे कार्यकर्ताओं के मन में जो था कि महल की आजादी, महल की जो निर्णय थे उनसे हम आजाद हुए हैं। तो अब जो आजाद हमारे कार्यकर्ता हैं वहां पर, वो पूरी तरीके से ये सोचकर खड़े हैं कि हम लोकसभा भी हम जीतेंगे और जितने भी चुनाव होंगे वो जीतने के लिए वहां तैयारी चल रही है। और यही कारण है कि जो सत्ता दल है भारतीय जनता पार्टी, उन्हें इतना फोकस क्यों करना पड़ता है? अमित शाह जी को मध्य प्रदेश में आकर ये कहना पड़ता है कि कांग्रेस के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सदस्यता दिलाओ, जिससे बूथ पर उनका कार्यकर्ता बैग उठाने के लिए भी नहीं सके। तो ये अलोकतांत्रिक तरीके से, जिस तरीके से सार्वजनिक मंच से अमित शाह जी ये कह कर गए हैं, इससे साफ पता चलता है कि भाजपा के अंदर डर है और कांग्रेस मुक्त की बात करते हैं, परंतु कांग्रेस युक्त करने के लिए इन्होंने प्रदेश में कमेटियां बनाई है और इससे बनाई है कि आप कांग्रेस के लोगों को तोड़ तोड़ कर लेकर आओ। तो ये तोड़ने की शर्मन जी को इन कर लेते हैं। मोटी बात आपकी, मोटी बातें पूरी ले ली। शर्मन जी को इन कर। शर्मन जी, एक जो आज खबरें छन के आई, कितनी सही कितनी गलत नहीं पता, क्योंकि सूत्रों के हवाले से ही आती है कि भाई बीजेपी में जो भोपाल की सीट पे रायशुमारी हुई, उसमें 2 नाम ज़्यादा बड़े चर्चित थे। नाम बहुत सारे और भी थे जिनका चर्चा हुआ। उनमें एक थे वीडी शर्मा जी के शायद खजुराहो के बजाय भोपाल आ जाएंगे, दूसरे नरोत्तम मिश्रा जी, वो भोपाल से चुनाव लड़ सकते हैं। आपकी टिप्पणी? देखिए माननीय प्रवीण जी, भारतीय जनता पार्टी के लीडर माननीय मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी लड़ा सकते हैं, कहीं से भी लड़ा सकते हैं। और इनका कार्यकर्ता चाहे वीडी शर्मा जी हो चाहे नरोत्तम जी हो, वो किसी भी जगह लड़ने के लिए ना नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास जो जानकारी है वो सही है। इस तरह के कयास, इस तरह की एक्सरसाइज तो चल रही है। पिछले विधानसभा 18 के चुनाव में भी माननीय वीडी शर्मा जी की इच्छा थी कि मैं हुजूर या गोविंदपुरा से विधानसभा का चुनाव लड़ूं, लेकिन वो नहीं लड़ पाए थे, उनको लोकसभा लड़ा दिया गया था। अब चूंकि नरोत्तम मिश्रा जी के पास अभी कोई चुनाव जीत नहीं पाए, तो हो सकता कि भोपाल से वो उम्मीदवार बन जाएं या ग्वालियर से। लेकिन अब ये तय हाईकमान को, पार्लियामेंट्री बोर्ड को करना है कि वो उनको लड़ाए कि नहीं लड़ाए। लेकिन इनकी अपनी महत्वाकांक्षा और इच्छा तो है, और चुनाव बहुत ही आसानी से जीत जाएगी भारतीय जनता पार्टी। ये बात है। अपन कहते भी एक भाई मोदी जी के नाम पे जीजिए। एक बार बिल्कुल वक्त फिसल रहा है, आज से क्लोजिंग के लिए चलते हैं। छोटा छोटा जवाब जरूर लेते हैं। डॉक्टर व्यास के पास पहले चलेंगे। ये सपा बसपा, इसको कोई बड़ा चैलेंज मानते हो आप उस इलाके में? क्योंकि जो भी यूपी से सटा हुआ है वहां पे ग्वालियर चंबल में भी उनका जनाधार तो है, वोट बैंक तो है। देखिए निश्चित रूप से, लेकिन अगर आप अभी पूर्व की राजनीति देखेंगे तो जहां पर इनका वोट बैंक ज्यादा था, जैसे समाजवादी पार्टी के लिए अगर बात करेंगे तो डिंपल यादव जी चुनाव हारी। उसके बाद में रामपुरा, जहां पर 70% मुस्लिम थे, वहां से हारे।
आजमगढ़ के क्षेत्र से हारे और आजमगढ़ भी हारे। तो निश्चित रूप से जो हमने विकास कार्य किए हैं और जनता के मत में जो हमारी छवि प्रेषित करी है, हम उसको लेकर जाएंगे। ठीक है, यही सवाल संगीता जी आप पर। सपा बसपा बसपा ने तो कह रखा है ना वो आपके साथ है ना इनके साथ है, सपा चलिए आपके साथ है, तो क्या आप उम्मीद करके चलती हैं बसपा आपके लिए चैलेंज है कि नहीं? बिल्कुल, इंडिया गठबंधन जहां जहां पर जिन सीटों पर जिसका ज्यादा असर है वहां पर उन कैंडिडेट को उतारेंगे और उसका असर भी देखने को मिलेगा। जहां ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो नरोत्तम मिश्रा जी खुद चुनाव हार चुके हैं और अभी तो मैंने कोई रिपोर्ट पढ़ रही थी प्रवीण जी आज, तो उसमें ये पता चला था कि किसी निगम मंडल में उनको जगह देने की बात चल रही है या फिर लोकसभा में। अभी देखना है। माफ कीजिए संगीता जी, वक्त इजाजत नहीं देता, मुझे रोकना पड़ेगा आपको यहीं। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जिस बात से हमने अपनी बात की शुरुआत की थी वो बिल्कुल अभी भी एप्लीकेबल है कि ग्वालियर चंबल संभाग और खासतौर पर कांग्रेस के लिहाज से ये सोचने वाली बात है कि उनका अभी तक कोई केयर ऑफ नहीं है और उसके बाद अगर वो वहां परफॉर्म कर रही है तो जाहिर बात है समझा जा सकता है कि बीजेपी के लिए वो इलाका महत्वपूर्ण क्यों है। लोकसभा चुनाव में होगा क्या, ये वक्त बताएगा। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BS TV।